Good afternoon, students. Today we are going to start Indian history. और इंडियन हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया, अ ब्यूटीफुल स्टोरी. ठीक, मॉडर्न इंडिया मीन्स ए कंट्री turned into नेशन, यानी एक देश की जो है वो राष्ट्र बनने की कहानी है मॉडर्न इंडिया, जिसकी शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी टू मिड ऑफ 20th century, means 1707 to 1947. 1707 death of औरंगजेब and 1947 इंडिपेंडेंस ईयर. क्लियर? यहाँ तक हम अपना मॉडर्न इंडिया का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, और यू कैन से लेटर मुगल्स. जो टॉपिक शुरू होता है 1707 और इसकी एंडिंग होती है 1857. क्लियर? देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इससे पहले कि अपना लेक्चर हम शुरू करें, ठीक, सबके जीवन में एक सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है सफल. यानी कह लीजिए क्या कि हर व्यक्ति जो है वो आपको इसीलिए चाहता है या फिर आपको पाना चाह रहा है या आपसे मिलना चाह रहा है, इसलिए कि उसको उम्मीद है कि आप सफल होंगे. और हर व्यक्ति की क्वालिटी जो है वो सफलता से तय नहीं होती है, बट फिर भी सफलता ये बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के जीवन में. सफल होने के लिए कई सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे डायमेंशंस. हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बताएगा, हर टीचर कुछ ना कुछ बताएगा. अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं या फिर एक सिंपल वर्ड, क्लियर, तो वो ये कि एक्सक्यूजेस, बहाने. हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सक्यूजेस, बहाने इतने देते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो जेन्युइन चीज़ भी हैं तो भी क्या है, हम कुछ ना कुछ अपने आप को बचाने के लिए बोलेंगे. आप आज से ही बस एक चीज़ सोच लीजिए कि आपको बहाना नहीं बनाना है. अगर जेन्युइन चीज़ भी है तो एक्सेप्ट करना है कि आज आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो काम नहीं किया. क्लियर? सफल आपको होना है तो फिर अपने से क्या झूठ बोलना. क्लियर? बाकी दुनिया छोड़ दीजिए, उसके लिए काम मत कीजिए, पहले अपने लिए कीजिए. आप अगर कामयाब हो गए, सफल हो गए, आपके पास सब कुछ है, तो फिर दुनिया उसे आप जितना चाहे दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है. क्लियर? ठीक, तो सबसे पहला काम, अगर सफल होना है तो एक काम शुरू कर दीजिए कि आज से आप एक्सक्यूज नहीं देंगे. नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मेहमान आ गए कोई बात नहीं, बीमार हो गए कोई बात नहीं, कहीं चले गए कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए कि बीमार थे, नहीं पढ़े. क्लियर? सीधे सीधे बोलिए कि ये रीज़न था, नहीं पढ़े. ये मत बोलिए बचाने के लिए अपने आप को कि ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था. क्योंकि अगर एक बार ये कहानी शुरू होगी तो लास्ट समय तक आप क्या है, एक्सक्यूज देते रहेंगे. क्लियर? खैर, धीरे धीरे इन सब पर चर्चा करेंगे. फिलहाल किस पे आते हैं, टॉपिक पे. अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, क्लियर, सबसे पहले समझ लेते हैं मुगल्स. मुगल्स जिसकी फाउंडिंग होती है 1526 और एंडिंग होती है 1857. ठीक, बड़ा टॉपिक है. एक क्वेश्चन कंफर्म है यहां से आएगा ही आएगा, चाहे वो डायरेक्टली मुगल से आए या फिर इनडायरेक्टली जो उस फेज में हुआ उससे आए, बट क्वेश्चन क्या है, वो आएगा ही आएगा. क्लियर? अब मुगल्स जिसके फाउंडर बाबर, इस पूरे टॉपिक को आप दो भागों में बांटते हैं. फर्स्ट, अर्ली मुगल्स, एंड सेकंड, लेटर मुगल्स. अर्ली मुगल्स, इसकी कहानी शुरू होती है 1526 टू 1707. 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर ने लास्ट
दिल्ली सल्तनत रूलर इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, ठीक, उसकी हत्या की और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर जो है मुगल एम्पायर की फाउंडिंग की। क्लियर। एंड 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। यहाँ पर औरंगजेब की डेथ के साथ मिडिवल फेज खत्म होता है और मॉडर्न फेज शुरू होता है। ठीक, 1707 के बाद जितने भी रूलर्स ने रूल किया है वो सबके सब लेटर मुगल्स में आते हैं। अब अगर बात करें अर्ली मुगल्स, तो इसमें टोटल 6 रूलर्स रूल्ड। क्लियर। कुल 6 लोगों ने क्या है रूल किया है, कुल 6 बादशाहों ने रूल किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो आप ये कोड याद रखिएगा। बाहाजशु या बाहाजशा। क्लियर। बाहाजशा या बाहाजशु, इसमें आपके टोटल 6 मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अर्ली मुगल्स में रूल किया है। जो भी बोल्ड कैपिटल में लिखा हुआ है वो रूलर का नाम है, जैसे BA बाबर, HU बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। क्लियर। औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी इस डायनेस्टी में रूलर्स हुए हैं वो सब के सब जो है किस में आते हैं, लेटर मुगल्स में। और लेटर मुगल्स की कहानी शुरू होती है औरंगजेब की डेथ के साथ 1707 टू 1857। क्लियर। 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक, इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, क्योंकि यहां से जो है हिस्ट्री कंप्लीटली क्या है वो चेंज हो गई। आपका मिडिवल फेज खत्म हुआ और मॉडर्न फेज शुरू हुआ। कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 1707 ना मानकर 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी यहां से मानते हैं। ठीक है, तो वो भी ठीक है, उनका अपना लॉजिक है। क्लियर। बट आई एम नॉट स्कॉलर, आई एम नॉट टीचर, आई एम जस्ट एसोसिएटेड, आपका एक सहायक के रूप में है। तो जितनी हिस्ट्री हमें समझ में आती है, जितना हम जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ही बात कहेंगे, ठीक, कि 1707 ही हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बात करें यूरोपियंस, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आना, वो 15th सेंचुरी में शुरू हो गया था। ठीक, इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। और वहां से लेकर लगातार यूरोपियंस आए हैं, बट उन्होंने अपनी प्रोमिनेंसी शो करनी शुरू की, अपने आप को पॉलिटिकल इस्टेब्लिश करना शुरू किया। कब? जब मुगल्स वीक होना शुरू हुए। और यही वो फेज है जहां से मुगल एम्पायर वीक होना शुरू हुए। क्लियर। ठीक, तो 1707 और कैसे, किस तरह से, कैसे वो मुगल एम्पायर जिसने अपने फेज में यानी अर्ली फेज में पूरे वर्ल्ड को जो है सरप्राइज कर दिया, माइटेस्ट मिलिट्री पावर एंड माइटेस्ट इकोनॉमिकल पावर, कैसे जो है औरंगजेब के मरने के बाद ये अपने आप में डिक्लाइन होता चला गया। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम समझेंगे किसमें, लेटर मुगल्स में, जहां से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जाती है। क्लियर। चलिए, तो अब टॉपिक पे आते हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स और लेटर मुगल्स 1707 टू 1857। क्लियर। देखिए, डिक्लाइन क्यों बोला गया, क्योंकि लेटर तो सीधी सी बात है कि 1707 के औरंगजेब के मरने के बाद जितने उस डायनेस्टी में रूल हुए तो क्या बोल दिया कि लेटर यानी बाद के। बट डिक्लाइन इसलिए क्योंकि ये रूलर्स इतने वीक थे, इतने कमजोर थे कि भारत तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को नहीं बचा पाए, मुगल एम्पायर को नहीं बचा पाए। ठीक है, और इसीलिए क्या बोला गया इसको, डिक्लाइन फेज ऑफ मुगल्स या डिक्लाइन फेज ऑफ इंडिया। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो हमने बोली थी 18th सेंचुरी। क्लियर। 18th सेंचुरी जो है एक तरीके से बोला जाता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास का एक तरीके से संक्रमण काल, जहां पर भारत क्या है बीमार पड़ना शुरू हुआ एंड फाइनली ठीक धीरे धीरे जो है कंप्लीट किस पे चला गया, वेंटिलेटर पर।
ठीक है, जहां पर ये कंफर्म हो गया क्या कि अब भारत की पावर जो है वो मुगलों के हाथ में नहीं, ठीक किसी और पावर के हाथ में आने वाली है। ठीक है, तब इसे हम 3 फेज में पढ़ते हैं। पहला लेटर मुगल्स, सेकंड रीजनल्स एम्पायर, क्योंकि यही वो फेज है 18th सेंचुरी डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, लेटर मुगल्स, क्लियर, जहां पर जो है भारत धीरे धीरे छोटे छोटे, ठीक है, ऑटोनॉमस पावर में डिवाइड होना शुरू हुआ, ठीक, इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, जिसने कहीं ना कहीं भारत की सेंट्रल पावर की कमजोरी वो सबके सामने शो कर दी। ठीक है, और इसी का रिजल्ट क्या निकला, यानी डिक्लाइन लेटर मुगल्स जो वीक थे, ठीक, राइज ऑफ रीजनल्स पावर, इसी का रिजल्ट निकला ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया, यानी अंग्रेजों की भारत विजय। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया, अंग्रेजों की भारत विजय। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को कहां हम 18th सेंचुरी में डिक्लाइन ऑफ मुगल्स या लेटर मुगल्स में समझेंगे। ठीक, और अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो इस टॉपिक को हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, ठीक, एंड रिलीजियस, इन 4 सेक्शन में जो है कैटेगराइज करके, क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम शुरू करेंगे वो आज हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल, यानी आज हम सिर्फ बात करेंगे रूलर्स और उनके अचीवमेंट्स या फिर उनके वर्क, कह लीजिए क्रोनोलॉजी में जो भी अफेयर्स हुए हैं, जो भी इवेंट हुए हैं, उन सब पे क्या है हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तब शुरुआत करते हैं अपनी 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। क्लियर, 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, और डेथ ऑफ औरंगजेब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला इसका रिजल्ट निकला आपका, सॉरी स्टूडेंट्स, बिगिनिंग ऑफ वॉर हैविंग मुगल थ्रोन, यानी औरंगजेब की डेथ के साथ ही इस मुगल थ्रोन के लिए वॉर शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, किसके बीच, औरंगजेब के बेटों के बीच। अगर बात करें तो औरंगजेब हैड 5 सन्स, फर्स्ट मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। ये 5 बेटे थे किसके, औरंगजेब के, जिनमें से मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर की डेथ वो औरंगजेब के जीते जी हो गई थी। जब औरंगजेब की डेथ हुई उस समय उसके 3 ही बेटे लाइव थे, जिंदा थे, जिनके बीच इस मुगल गद्दी के लिए क्या है, फाइट शुरू हुई। और ये बात औरंगजेब बहुत अच्छे से जानता था कि उसके मरने के बाद उसके बेटे जो है वो इस मुगल गद्दी के लिए आपस में फाइट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो भी यही कर कर आया था। औरंगजेब ने भी जो है वो अपने भाइयों को हटाकर, अपने भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की थी। और गद्दी के लिए फाइटिंग, लड़ाई, ये कोई नई बात नहीं थी, इट वॉज वेरी कॉमन। बाबर और हुमायूं, बाबर और हुमायूं इन 2 मुगल बादशाहों को छोड़कर ऐसा कोई मुगल बादशाह नहीं हुआ जिसे अपने पीरियड में अपने बेटों या फिर रिलेटिव्स का सिविल वॉर या फिर गद्दी के लिए रिवॉल्ट देखना ना पड़ा हो। अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट उसे भी अपने बेटे जहांगीर सलीम के रिवोल्ट का सामना करना पड़ा था, जिसे हमने अनारकली का नाम दिया, जबकि वो वॉर, वो रिवोल्ट अनारकली के लिए नहीं, मुगल गद्दी के लिए किया गया था। ठीक, अनारकली जैसा कोई कॉन्सेप्ट था या नहीं था, ये तो आपको जो आर्कियोलॉजिकल हैं, हिस्ट्री वो हिस्टोरियन वो बताएंगे। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर सो मैनी सोर्सेस,
यही माना जाता है कि अनारकली अपने आप में जो है वो एक क्रॉनिकल है, एक मिथ है, प्रोबेबली है, जिसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। द ओनली ब्रिटिश स्कॉलर जिनका नाम है विलियम फिंच, सिर्फ उन्होंने ही अनारकली के बारे में लिखा है। इसके अलावा चाहे वो कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर हो, चाहे कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर या आफ्टर जहांगीर, किसी ने भी अनारकली के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा कि सलीम ने जो रिवोल्ट किया था, जो रिबेल किया था, वो नॉट फॉर अनारकली, किसके लिए? मुगल थ्रोन के लिए। ठीक, देखिए हर चीज की एक एज होती है। ठीक, सचिन तेंदुलकर इतने बड़े, इतने महान क्रिकेटर क्यों बने? क्योंकि 16 साल की उम्र में क्या है, वो टीम में आ गए, वहां से उन्होंने चीजों को समझना शुरू किया, फेस करना शुरू किया, इसलिए ग्रेट कहलाए। अब अगर यहां बात करें बाबर, बाबर जो है द ओनली एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में, मात्र 11 साल की उम्र में जो है वो फरगना, वहां का शासक बना अपने पिता के मरने के बाद। ठीक, बात करें हुमायूं की, तो ओनली 21 ईयर, 21 साल की उम्र में जो है वो हिंदुस्तान का बादशाह बना। अकबर की बात करें तो 13.5 ईयर, क्लियर, यानी 13.5 साल, 14 साल की उम्र में। अब सलीम जहांगीर क्या करे? पिताजी तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, और जब तक पिताजी मरेंगे नहीं वो मुगल बादशाह बनेगा नहीं। क्लियर, तो इस कंटेक्स्ट में उसने मुगल गद्दी को पाने के लिए अपने फादर के खिलाफ रिबेल किया था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये बात औरंगजेब जानता था क्या कि उसके बेटों के बीच भी इस मुगल के लिए वॉर होगा, इसीलिए औरंगजेब ओनली मुगल रूलर, ओनली मुगल रूलर हु रॉट हिज विल। ठीक, ये ओनली एकमात्र मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी विल लिखी, अपनी वसीयत लिखी, और उसके अकॉर्डिंग अपना एम्पायर अपने बेटों में बराबर बांट दिया। क्लियर, ठीक, और इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक, बट कब तक? जब तक औरंगजेब जिंदा थे तब तक। ऑटोक्रेसी में जहां रूलर अगर कैपेबल है, टैलेंटेड है, तो उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट वहीं एक डिमेरिट भी है कि जैसे ही रूलर मरता है या कमजोर पड़ता है, वैसे ही एक्स्ट्रा पावर जो है उस पर कैप्चर करने के लिए खड़ी हो जाती है। तो सेम कहानी, जब तक औरंगजेब जिंदा था इन तीनों ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, क्लियर, इन्होंने डिसाइड किया कि जिसकी तलवार में दम होगा वही क्या है, रूल करेगा। क्योंकि ऑटोक्रेसी का नियम ही यही है क्या, कि तेरे जीने से मैं मरता हूं तो तू मर जा। ठीक, आदमी खत्म, प्रॉब्लम खत्म। आज भी कहानी सेम ही है, ठीक है, बट तरीका बदल गया है। पहले तलवार और बैटल होते थे, ठीक है, आज आपकी किताबें हैं, कलम है, एसएससी है, ठीक है, पुलिस के एग्जाम है, यूपीएससी है, तरीका तो वही है। ठीक है, हटाना तो पड़ेगा आपको। अगर आपको सफल होना है तो आपको सामने वाले को हटाना पड़ेगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे फैमिली मेंबर। बिना हटाए तो आप सफल नहीं हो सकते। कोई भी आपके लिए अपना रास्ता छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बट डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑटोक्रेसी के अकॉर्डिंग, तो सेम कहानी हुई। औरंगजेब के मरते ही जो है, ठीक, डिसाइड किया तीनों ने क्या, कि जिसकी तलवार में दम होगा वही रूल करेगा। सिंपल भाषा में बात करें तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस कंटेक्स्ट में जो है, कह लीजिए इस मुगल थ्रोन के लिए जो वॉर हुआ, उसमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श तीनों शामिल हुए, जिसमें मुअज्जम, ठीक, ये सफल हुआ। ठीक है, 1707 बैटल ऑफ जजाऊ, बैटल ऑफ जजाऊ, जजाऊ का युद्ध, और ये कहां पड़ेगा? नियर आगरा, आगरा के पास। ठीक, और ये बैटल हुआ था मुअज्जम वर्सेस आजम, आजम। क्लियर, और इसमें मुअज्जम ने आजम को डिफीट किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जब भी कोई बैटल लिखते हैं या बोलते हैं तो हमेशा उसका नाम पहले लिखते हैं, बोलते हैं, ठीक, जो जीता हुआ होता है, और होना भी यही चाहिए। आप भी अपनी लाइफ का रूल बनाइए, ठीक, चाहे आपका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे आप किससे कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो जीता है,
ठीक सफल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर आपसे ज़्यादा क्वालिटी है। क्लियर? तो आपको एडमायर किसको करना है? क्वालिटी को, ना कि पर्सन को। क्लियर? तब इस बैटल में ठीक मुअज्जम ने आजम को डिफीट किया, उसकी हत्या की और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से मुगल बादशाह बना। ठीक है, इसके बाद सेकंड 1709, क्लियर, ये बैटल हुआ था मुअज्जम और काम बख्श के बीच। ठीक है, जिसे बोला गया बैटल ऑफ बीजापुर, बैटल ऑफ बीजापुर। ठीक, जिसमें मुअज्जम ने इसको काम बख्श को डिफीट किया। ठीक, इसकी डेथ हो गई और फाइनली जो है इसने अपना रास्ता साफ किया। ठीक, और यही मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से नेक्स्ट मुगल बादशाह बना। क्लियर? तो अब हम जानेंगे किसके बारे में? बहादुर शाह फर्स्ट, जिन्होंने रूल किया है 1707 टू 1712। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन। एट ए ग्लांस, यानी एक नजर में पहले इनको देखेंगे हम। ठीक है, अगर बात करें इनका रियल नेम, आप सब जानते हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। मुअज्जम, इसके अलावा ऑल्सो नन एज शाह आलम फर्स्ट। क्लियर? शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी क्या है ये जाने जाते हैं। इसके अलावा एज एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, एज एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, यानी जब ये मुगल बादशाह बने, ठीक है, जब इनका राज्याभिषेक हुआ, जब इन्होंने गद्दी हासिल की, उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 63 ईयर, यानी 63 साल। कहीं कहीं मिलता है 64, बट एनसीईआरटी जो कंसीडर करती है वो कितना? 63। तो हम भी क्या मानेंगे? 63। इसके अलावा इनका टाइटल शाह ए शाह ए बेखबर, शाह बेखबर। ठीक, ये इनका टाइटल है शाह बेखबर। क्यों कहा गया अभी समझेंगे। ठीक, और ये टाइटल शाह बेखबर गिवन बाय हिस्टोरियन खाफी खान। क्लियर? खाफी खान बहुत फेमस स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने औरंगजेब का पीरियड भी देखा है, इनका पीरियड भी देखा है। इन्होंने ही इनके पीरियड को ऑब्जर्व करके इन्हें टाइटल दिया क्या? शाह बेखबर। शाह बेखबर मतलब एक ऐसा शाह, एक ऐसा बादशाह, ठीक, जो बेखबर है, जिससे एक्चुअली में पता ही नहीं है कि करना क्या है। क्लियर? ठीक, और ये भी नहीं मालूम, कह सकते कि करना क्या है, मालूम था इनको करना क्या है, बट जिस प्रोजेक्ट में इन्होंने हाथ डाला उस प्रोजेक्ट को पूरा किए बिना, ठीक है, उसे अधूरा छोड़कर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जम कर गए, फिर नेक्स्ट को पूरा किए बिना उसे अधूरा छोड़कर नेक्स्ट में जम कर गए, फिर उसे पूरा किए बिना नेक्स्ट में जम कर गए। इसी कंटेक्स्ट में इन्हें क्या बोला गया? शाह बेखबर। ठीक है, सुनकर आप सबको हंसी आ रही होगी, हमें भी आती थी। ठीक है, बट देखा जाए तो हम सब यही हैं, हम सब के अंदर ये क्वालिटी है। कैसे? मान लीजिए हमने पढ़ना शुरू किया, ठीक, जीएस पढ़ना शुरू किया, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जीएस पढ़ा, उसके बाद माइंड में क्या आया कि जीएस में तो यार करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, रट्टा ही तो मारना है। तो एक काम करते हैं, रट्टा तो कहीं मार लेंगे। ठीक, और फिर क्या किया? जीएस बंद कर दिया। उसके बाद इंग्लिश उठाई, ठीक, इंग्लिश उठाई, इंग्लिश करनी शुरू की, और फिर क्या माइंड में आया
कि इंग्लिश जो है वो बिना ग्रामर के और बिना वोकैबुलरी के तो होगी नहीं, तो पहले क्या करते हैं, वोकैबुलरी उसको याद करते हैं, ठीक। और टारगेट भी अपने लिए क्या बनाएंगे कि कल से सुबह 5 बजे उठकर, ठीक, एवरीडे 10 वोकैबुलरी क्या है वो याद करूंगा, ठीक है। वो एक गलती, ठीक। इंग्लिश भी हो गई आपकी। रीजनिंग उठाई, 4 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के किए, ठीक। और उसके बाद क्या आया कि रीजनिंग तो बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, ठीक। बचा मैथ, मैथ में आए, और मैथ में वी आर इंडियन, तो मैथ को लेकर 2 ही क्वालिटी है हमारे अंदर, ठीक है, या तो जीरो या फिर हीरो, ठीक है। और आधे घंटे में क्या किया आपने, मैथ भी कर दिया। अब 1 घंटे में आपने चारों टॉपिक पढ़े, ठीक है, अंगड़ाई ली, फोटो खींचा और कहाँ ग्रुप में डाल दिया कि देखो आज हम पढ़े हैं, ठीक। और वेट भी कर रहे हैं कि कोई कमेंट डाले, कोई तारीफ करे, ठीक। तो सोचिए हम में और इसमें अंतर हुआ, पूरे दिन में 1 घंटे में आप चारों सब्जेक्ट पढ़ गए, सिलेक्शन होगा, पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसमें और हमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी अगर बात करें बहादुर शाह फर्स्ट, तो इनके सामने 2 बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे पहली इकोनॉमी, औरंगजेब के पीरियड से इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने शुरू हुई, ठीक है। और इनके पीरियड तक आते आते इकोनॉमी बिल्कुल जो है कह लीजिए क्या कि हाथ से बाहर जा चुकी थी, ठीक। तो इकोनॉमी कंट्रोल करना, उसे मजबूत करना, ये एक समस्या। और दूसरा पॉलिटिकल क्राइसिस, क्लियर। तो इन 2 पर इन्हें मेन काम करना था। और चीजें तो उन्होंने शुरू की, बट किसी भी एक्शन को, अफेयर्स को कंप्लीट किए बिना नेक्स्ट में जंप कर गए, यही बस इनकी सबसे बड़ी गलती रही। अब अगर बात करें बहादुर शाह फर्स्ट, इनके रूलिंग पीरियड में क्या क्या अफेयर्स या इवेंट हुए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पूछा जाएगा 1708, 1708 डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, लास्ट गुरु ऑफ सिख, क्लियर। डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, ठीक, लास्ट गुरु ऑफ सिख, जिनकी हत्या हुई थी, किल्ड बाय जमशीद खान एंड वासिल बेग। और प्लेस किस जगह, नांदेड़ या नांदेड़, महाराष्ट्र, क्लियर। इसके अलावा बहादुर शाह फर्स्ट रिलीज्ड साहू, साहू सन ऑफ संभाजी, सन ऑफ संभाजी, एंड संभाजी सन ऑफ शिवाजी। यानी इन्होंने शिवाजी के बेटे संभाजी और संभाजी के बेटे साहू, तो साहू कौन हो गए, संभाजी के ग्रैंडसन, उनके पोते, ठीक। इनको मुगल कोर्ट से क्या है, रिहा किया था, ठीक है। और ये इनका डिप्लोमेटिक मूव माना जाता है, क्लियर। इसके अलावा और इनके फेज में 2 रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट डच एंड सेकंड पोर्तुगीज, डच जोसुआ कैटलर एंड पोर्तुगीज लेडी जूलियाना। visited in the मुगल कोर्ट, क्लियर। और लेडी जूलियाना को इन्हें टाइटल दिया था
बीबी फिदवा। क्लियर? इन्होंने लेडी जूलियाना को टाइटल दिया था बीबी फिदवा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है या फिर कह लीजिए कि स्टूडेंट्स को एग्जाम से बाहर निकालने के लिए या फिर स्क्रीनिंग करने के लिए जो एक क्वेश्चन, ठीक, वो बहादुर शाह फर्स्ट ने मराठास, ठीक, मराठास को अपने फेवर में करने के लिए इन्हें परमिटेड टू कलेक्ट सरदेशमुखी बट नॉट चौथ। क्लियर? यानी इन्होंने मराठों को जो है वो परमिशन दी थी सरदेशमुखी टैक्स कलेक्ट करने की, बट चौथ की परमिशन नहीं दी थी। जहां एक तरफ साहू को रिलीज करके इन्होंने मराठों को अपने फेवर में करने की कोशिश की, क्लियर, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये करके यानी सरदेशमुखी देकर और चौथ ना देकर कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन को क्लियरिफाई नहीं किया, और इस तरह से ठीक ये समस्याएं जो हैं मराठा की वो इनके फेज में बनी रही। इसके अलावा बहादुर शाह फर्स्ट लॉस्ट बैटल अगेंस्ट बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जिनका रियल नेम है आपका लक्ष्मण दास, और इसके अलावा इन्हें बंदा बैरागी, इसके अलावा इन्हें बंदा बैरागी भी कहा जाता है। क्लियर? ठीक, इससे पहले कि ये और चीजों को सॉल्व कर पाते, ठीक, प्रॉब्लम को क्लियरिफाई कर पाते, ठीक है, दुर्भाग्यवश 1712 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और इनकी डेथ ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को और ज्यादा क्रिएट कर दिया।